विजन आईएएस के साथ जुड़कर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कीजिए। विजन आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स में सफलता के लिए अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स पर प्रभावी समझ विकसित करने में मदद करता है। करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ से आपको जीएस प्रीलिम्स के अन्य टॉपिक्स पर भी बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है। इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप तैयारी की राह में आगे बढ़ते हैं, आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज और विभिन्न टॉपिक्स पर आपकी समझ भी बेहतर होती जाती है। इस दौरान आप केवल रटने के बजाय तथ्यों एवं घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उन्हें प्रीलिम्स के विभिन्न टॉपिक्स से जोड़कर पढ़ने पर जोर देना शुरू करने लगते हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान प्रीलिम्स एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बार बार रिवीजन करना एवं इंफॉर्मेशन को याद रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीलिम्स 2024 के लिए एक साल के करंट अफेयर्स को 60 घंटों में रिवाइज करने, विश्लेषण करने एवं उस पर प्रभावी समझ विकसित करने के लिए हमने PT 365 प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम से आपको प्रीलिम्स की बेहतर ढंग से तैयारी हेतु एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एवं लर्निंग आउटकम्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। इनोवेटिव और सुनियोजित अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया PT 365 प्रोग्राम आपकी तैयारी को कई तरह से आसान बना देता है, जैसे करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कक्षाओं में जीएस प्रीलिम्स के नजरिए से महत्वपूर्ण टॉपिक्स और विषय पर जोर दिया जाता है। स्मार्ट तरीके से रिवीजन के लिए हाई क्वालिटी एवं सुनियोजित रूप से डिजाइन किया गया PT 365 मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। अभ्यर्थियों की समझ का आकलन और उसे बेहतर करने के लिए हर सेक्शन के अंत में स्मार्ट क्विज को शामिल किया जाता है। PT 365 प्रोग्राम आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजीज एवं याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप तथ्यों को लंबे समय तक याद रख सकें और उन्हें रिकॉल कर सकें, क्योंकि यह सब यूपीएससी प्रीलिम्स के विशाल सिलेबस को प्रभावी ढंग से समझने एवं तैयार करने के लिए बहुत जरूरी होता है। PT 365 प्रोग्राम के तहत 1-to-1 मेंटरशिप, यूनिट प्रिपरेशन प्लान और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे अभ्यर्थियों को प्रीलिम से संबंधित तनाव एवं चिंता को दूर करने में मदद मिलती है, जिससे एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। PT 365 प्रोग्राम से जुड़कर अपनी सफलता की राह में मजबूती के साथ आगे बढ़िए और अधिक जानकारी या रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमें कॉल कीजिए या हमें मेल कीजिए enquiry@visionis.in। हमारे साथ यूपीएससी में सफलता की राह पर आगे बढ़े। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम जानते हैं किस नाम से, जैविक अनोन्य क्रियाएं। बहुत तरह के आपने जो है इसमें रिलेशन पढ़े होंगे। तो सबसे पहले तो जैविक अनोन्य क्रियाएं कहलाता क्या है इसका अर्थ? एक जीव दूसरे के साथ किस तरह की क्रिया कर रहा है
उसके लिए टर्म यूज होती है जैविक अनोन्य क्रियाएं। अब इसमें देखेंगे आप कि ये अनोन्य क्रियाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रजातियों के मध्य ही होगी, एक प्रजाति के विभिन्न जीवों के बीच भी ये क्रियाएं चलती रहती है। अब इन क्रियाओं को लेकर एक टर्म होते हैं, क्रियाएं क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है कि एक प्रजाति सकारात्मक ढंग से प्रभावित हो और दूसरी नकारात्मक, या दोनों को ही लाभ हो रहा है ना, या एक उदासीन है, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इस तरह के अलग अलग संबंध हम देखते हैं ना, जो हम आगे देखेंगे, उन्हीं के लिए टर्म यूज होती है अनोन्य क्रिया। आपने सुना होगा म्यूचुअलिज्म, ये सब। ये देखिए, इस जो चार्ट है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले क्या है म्यूचुअलिज्म, और आपने पढ़ा भी होगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी रिवाइज तो किया होगा। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे म्यूचुअलिज्म क्या है। सिर्फ ये साइन याद रख लेना, म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस साइन है। तो इसका सिंपल सा अर्थ क्या है कि ऐसी अनोन्य क्रियाएं जिसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हैं। लाइकेन किससे बनता है, कवक और शैवाल, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल है, प्रवाल और शैवाल, जुंगथिथलाई जिसे कहते हैं, क्या है, म्यूचुअल तरह का संबंध है ना, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं। जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा बनाता है, जो प्रवाल के काम आती है। प्रवाल आधार पोषक तत्व नीचे से शैवाल को देता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, म्यूचुअल, जहां दोनों प्रजातियां बेनिफिट हो, दोनों को लाभ पहुंचे। इस तरह के संबंध को हम किस नाम से जानते हैं, सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म के नाम से, ठीक है। अगला टर्म है सहभोजिता। सहभोजिता क्या होती है, एक को फायदा नहीं, नुकसान नहीं, बिल्कुल एकदम केयरफुली देखना है। जहां पर जीरो है मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस है तो नुकसान होगा और प्लस है तो लाभ होगा। तीनों सिंबल क्लियर हैं। तो यहां पर आप देखोगे सहभोजिता, कमेंसलिज्म, इसमें एक को पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल, अमर बेल तो कहा जाता है कि जिस पेड़ पर जाती है उस पेड़ का विनाश करके आती है। तो यहां पर अमर बेल को तो लाभ होता, लेकिन यहां पर हानि होती, लेकिन यहां पर दूसरा उदासीन है। आपने अधिपादप देखे हैं, आप देखोगे कि जो पेड़ हैं उनके कई बार जो तना है या जो ब्रांचेस हैं वहां पर डेड स्किन तरह की इकट्ठी हो जाती है और उस डेड स्किन में से ही छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, उन्हीं को हम अधिपादप कहते हैं। तो अधिपादप आप देखोगे कि हमें लगता है देखकर कि वो पोषक तत्व पौधे से प्राप्त करते हैं, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता। वो पोषक तत्व आसपास की जो वहाँ की मौसमी दशाएं हैं वहां से प्राप्त करते हैं, और दूसरा पौधों का भी जो डेड सेल्स वगैरह होती हैं उनसे वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो अधिपादप फिर किसका एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ पर पौधों पर अधिपादप पनप रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है, लेकिन पौधों को कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं हो रहा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सहभोजिता। एक चूसक मछली सुनी है जो शार्क मछलियों पर रहती हैं, ठीक है। आप देखोगे कि उनके साथ रहने से चूसक मछलियों को तो लाभ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई सब, लेकिन शार्क मछली को किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है। तो जब एक को लाभ हो और दूसरे को कोई हानि ना हो, कोई लाभ ना हो, उदासीन रहे, हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा, तो उस तरह के सहसंबंध को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता। अच्छा, ऐसा मैंने नहीं सुना है, मतलब किस, अच्छा गोल्डन, अच्छा ये मुझे बताएंगे आप लोग ही कि इनका कहना है। आप मुझे पहले ये बताएंगे कि कौन प्रभावित हो रहा है, नहीं, क्योंकि वो आइडिया क्लियर होना चाहिए। गोल्डन फ्रॉग के ऊपर बोनट मशरूम, ऐसा किसी ने सुना है? हाँ, तो उसमें क्या है आप लोग मुझे बताएंगे। वो जो मशरूम उपज रही है वो पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त कर रही है? अच्छा ठीक है, तो मैं भी एक बार और डिटेल में उसे देख लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि वो डिपेंड ये करता है, सिर्फ इस फैक्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या वो अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर निर्भर रह रही है या उसको कोई हानि पहुंचा रही है, उससे कोई पोषक तत्व ले रही है, अगर ले रही है तो फिर वो सहभोजिता में नहीं आएगा, फिर वो आएगा कि एक को लाभ और दूसरे को
हानि। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगला नकारात्मक, जिसमें कोई ना कोई एक पक्ष जरूर नकारात्मक ढंग से प्रभावित होगा, इस कैटेगरी में पहला आता है परभक्षण। सबको पता है कि एक प्रजाति को लाभ होता है जो परभक्षी और जिसका शिकार बनता है वो तो शिकार ही हो जाता है, तो उसको लाभ कहाँ से होगा। ठीक है, अब इसमें तो आप देखोगे बाघ, चीता बहुत सारे प्रजातियों को अपना शिकार बनाते हैं जी। जैसे अब उसको लाभ तो हो ही रहा है एटलीस्ट, जैसे मगरमच्छ है हाँ, या कोई जानवर से, कुछ जानवर के ऊपर गंदगी है उसको कोई खा रहा है, तो क्या लाभ माना जाएगा जब उसको गंदगी खा जा रहा है कोई दूसरा चीज, या सहभोजिता में आएगा? अगर देखिए, अब वो स्पेसिफिकली इसका मैं आपको रूल बताती हूँ। आप कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, अनलिमिटेड है, इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। अब उसमें जो भी आप एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल मुझसे पूछोगे, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर उसको बेनिफिट हो रहा है और वो रिकॉग्नाइज्ड बेनिफिट है, तब तो फिर वो म्यूचुअलिज्म में चला जाएगा। और अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना कोई लाभ हो रहा, ना कोई हानि हो रही, तब वो सहभोजिता में रहेगा। इनका कहना है कि क्या कौन किसके दांत साफ कर रहा है? चिड़िया। मगरमच्छ होता है ना, दांतों में जो खाना फंस जाता है, तो चिड़िया कुछ चीज ऐसी होती है जो उसको खाती है। अच्छा, क्या उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, किसी ने ये एग्जाम्पल सुना है? शांत रहेंगे। अच्छा, बीबीसी। अच्छा, ठीक है, तो मैं ये देखूंगी कि उसको मगरमच्छ को कितना लाभ हो रहा है, उसके बाद बताऊंगी कि ये सहोपकारिता में आएगा या सिंपल कंसेप्ट है। अब उसमें आप ये देख लेना अगर आपको पता है तो, क्योंकि एग्जाम्पल मल्टीपल हो सकते हैं। अगर बेनिफिट है तो उस कैटेगरी में आएगा, या जैसा इन्होंने पूछा, अगर पहले वाले मतलब जो है इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है जो न्यूट्रल है, अगर इस पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है तो फिर वो इसमें इस कैटेगरी में आ जाएगा। ये सिर्फ सिंपल इनकी डेफिनेशन है, उस पर डिपेंड करता है, तो एग्जाम्पल को रख लेना अगर उनका फंक्शन पता है एक दूसरे के संदर्भ में तो। ठीक है, अगला है परभक्षण। परभक्षण में जैसा बताया कि परभक्षी दूसरी प्रजाति को शिकार कर लेता है ना, जिसमें बहुत सिंपल मैंने बताया बाघ, चीता है। इसके अलावा पिक्चर प्लांट्स होते हैं जिनकी फोटो भी बहुत जगह हमारे स्टडी मटेरियल में बनी रहती हैं, तो पिक्चर प्लांट भी आप देखोगे परभक्षी की कैटेगरी में आते हैं। इंसेक्ट्स आते हैं, पिक्चर प्लांट में जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और वहाँ पर जो वो सारा लावा वगैरह निकालते हैं उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि वो उसे कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक को लाभ हुआ और दूसरे को हानि हुई। बट एक को लाभ और दूसरे को हानि तो पैरासाइटिज्म या फिर परजीविता में भी होती है। बट ध्यान रखना, परजीविता में शिकार नहीं होता है। परजीविता में सिंपल ये होता है कि आप पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर हो और जिससे दूसरे को हानि हो रही है। जैसे अमरबेल का एग्जाम्पल जिसने भी दिया था, वो परपोषिता का सबसे स्टैंडर्ड और सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि आप देखोगे इवन जिस रीजन से मैं हूँ वहां पर बहुत अमरबेल सब मैंने देखी। जिस पेड़ पर वो जाती थी थोड़े दिन बाद वो पेड़ ही धीरे धीरे धीरे, एकदम से नहीं जैसे शिकार में होता है वैसे नहीं, बट धीरे 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 वो पेड़ डिके कर जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? परजीविता का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पर्धा क्या है? कॉम्पिटिशन। इसमें दोनों को हानि होती है, और ऐसी तो बहुत सारी प्रजातियां आपको मिलेंगी जिनमें कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, और एमेंसिलिज्म, अंतरजातीय परजीविता, इसमें क्या है? एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरी अप्रभावित रहती है, और इसका स्टैंडर्ड एग्जाम है पेनिसिलियम और स्टेफिलोकस। क्या है पेनिसिलियम? आप देखना कभी ब्रेड को एक्सपायरी डेट के बाद रखे रखना, आप देखोगे उस पर कुछ नीली, येलो, ग्रीनिश तरह की जो है एक सब्सटेंस हमें देखने को मिलती है, जिसके चारों तरफ सफेद सी परत होती है, जिसे हम ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम भी कहते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, अब ये जो पेनिसिलियम है ये कुछ इस तरह के रसायन छोड़ता है कि ये दूसरे जो जीवाणु है उनके अस्तित्व को बाधित कर देता है। हालांकि रसायन छोड़ना इनकी प्रकृति में है, इनको इससे कोई लाभ नहीं होता है रसायन छोड़ के, लेकिन फिर भी इस तरह के कुछ रसायन स्रावित करते हैं जिससे कि जो अन्य जीवाणु है जैसे स्टेफिलोकोकस ये प्रभावित हो जाते हैं। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इस तरह के सहसंबंध को हम अंतरजातीय परजीविता के नाम से जानते हैं। तो सिंपल बस इसमें एक ही रूल है, प्लस माइनस के सिंबल अपने दिमाग में रखना कि कहाँ प्लस माइनस और कहाँ पर उदासीनता, कहाँ पर सकारात्मक, कहाँ पर नकारात्मक और कहाँ पर सामान्यतः उदासीनता देखी जाती है। अब एग्जाम्पल देख लेना, उसको फिट कर लेना। अगर एग्जाम्पल के बारे में
ना पता हो कि कैसा प्रभाव है तो थोड़ा सा आप लोग गूगल कर सकते हो, एक तरीका यही है, उससे पता चल जाएगा कि क्या जो है प्रजाति किस तरह का सहसंबंध दिखाती है, क्या प्रभाव डालती है, उससे आप कैटेगरी में फिर डाल देना कि कौन सी कैटेगरी में आती है। अच्छा, सहजीवी संबंध, एक सिम्बायोसिस टर्म यूज होती है, वो क्या है? सिम्बायोसिस टर्म इन सब के लिए यूज होती है, मतलब जब एक प्रजाति दूसरे को प्रभावित कर रही है या इस तरह का जो संबंध है उसके लिए टर्म यूज होती है सिम्बायोसिस। वो संबंध पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें उदासीनता भी हो सकती है। तो इनके लिए होलिस्टिक एक टर्म यूज होती है सिम्बायोसिस, कि सहजीव मतलब वो साथ में जीवित रह रहे हैं। अब साथ में जीवित रहते हुए एक दूसरे को नकारात्मक ढंग से भी प्रभावित कर सकते हैं, सकारात्मक भी कर सकते हैं और बिना प्रभावित हुए भी रह सकते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? पारिस्थितिक अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें जैविक समुदाय, जो प्रजाति नहीं बल्कि जैविक समुदाय, पहले एक प्रकार का जैविक समुदाय बनेगा, कुछ समय बाद वहां दूसरे प्रकार का जैविक समुदाय, मतलब वहां दूसरी तरह की पादप या सजीव प्रजातियां आ जाएगी। इस तरह का जो क्रमिक व्यवस्था होती है उसी को हम पारिस्थितिक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पारिस्थितिक शब्दावली में एक समुदाय के विकासात्मक चरणों को क्रमिक चरण, जैसे एक समुदाय से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो जो चरण आते हैं उनको हम क्रमिक चरण कहते हैं। और इस पूरी व्यवस्था को जो संपूर्ण क्रम है उनके लिए टर्म यूज होती है सिरे। अभी मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। सक्सेशन अभी एग्जांपल के माध्यम से समझ पाएंगे आप लोग। ये देखिए, पिक्चर थोड़ी ब्लर है, जो मैं समझाऊं उसे समझना। देखिए यहां पर देखिए, बिल्कुल बेयर चट्टान है, कुछ नहीं है। चट्टान पर पहले क्या आता है? मोस या लाइकेन का अस्तित्व आता है, जो चट्टानों को अपक्षयित करते हैं, मृदा का निर्माण होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे छोटे छोटे जो है पादप वर्ग आता है। उसके बाद आप देखोगे और बड़े पेड़ पौधे और जीव और तरह के आ जाते हैं। फिर विकसित होकर और बड़े पेड़ पौधे जीव यहाँ पर फिर से उसका कंपोजिशन बन जाता है और लास्ट में वो क्लाइमैक्स तक पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हो एक ही क्षेत्र था, ये क्षेत्र अलग नहीं है, इसी क्षेत्र पर ये प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पर लाइकेन और मॉस आते हैं, फिर छोटे छोटे पादप, छोटे छोटे जीव, फिर वो बड़े होने लगते हैं, और तरह के जीव आ जाते हैं, फिर और तरह के जीव आ जाते हैं, और तरह का पादप समुदाय आ जाता है। तो एक ही क्षेत्र में आप देखोगे कि जो जैविक समुदाय है, पहले लाइकेन मॉस था, फिर दूसरा जैविक समुदाय, फिर तीसरा जैविक समुदाय, जैसे जैसे वो डेवलप होता रहता है, एक जैविक समुदाय दूसरे को हटाता है और उसके स्थान पर आ जाता है, दूसरे को तीसरा हटाएगा और उसके स्थान पर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। इसी व्यवस्था को सक्सेशन कहा जाता है, कि एक के बाद दूसरे का आना। इसमें जो सबसे शुरुआत में प्रजातियां आती हैं उनको मूल प्रजातियां या अन्वेषक प्रजातियां भी कहा जाता है। और ये मूल प्रजातियां कौन है? सबसे पहले कौन आएंगी? लाइकेन या मॉस। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो है क्लाइमैक्स जैविक समुदाय तक पहुंच जाता है। तो ये होता है सक्सेशन, कि एक ही क्षेत्र है, पहले नए नए छोटे छोटे जीव आए, फिर बड़े, धीरे धीरे वो डेवलप करता चल जाता है। और आई थिंक हर एक आप देखोगे क्षेत्र ऐसे ही डेवलप करता है। अब ये जो सक्सेशन है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। डिफरेंस क्या है? प्राइमरी सक्सेशन एकदम जो बेयर तरह की चट्टानें हैं, जहां पहले जीवन था ही नहीं, वहां पर शुरू होता है। कोई नया क्षेत्र है या फिर कहीं पर लावा प्रवाह हो गया, तो जो पहले की जो सारी वनस्पति या जीव थे सबका अस्तित्व खराब हो गया। नव गठित रेत के टिल्ले हैं, या कहीं से ग्लेशियर पीछे हटा तो नई मृदा निकल कर आ गई। इस तरह के जो बेयर रॉक्स है, जहां पहले जीवन नहीं था या बिल्कुल नष्ट हो चुका है, वहां पर जब ये सक्सेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा, जहां ऑलरेडी जीवन था, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, कोई भी घटना हुई, जैसे वनाग्नि हो गई है ना, यहाँ पर जो जैविक समुदाय है वो समाप्त हो गया। अब उसके बाद फिर से जैविक समुदाय आएगा और उसमें भी फिर ये सक्सेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो जहां ऑलरेडी कोई जैविक समुदाय था वो किसी कारण से नष्ट हुआ, फिर जो सक्सेशन की क्रिया शुरू होगी उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन। और जो बिल्कुल बेयर रॉक, नई चट्टानों पर शुरू होगी, उसे
प्राइमरी सक्सेशन। किसकी अवधि अधिक होगी? क्यों? क्योंकि उसमें पहले मॉस लाइकेन आएगा सब, लेकिन जो सेकेंडरी वाला मैंने बताया उसमें ऑलरेडी मृदा की थोड़ी बहुत लेयर सब बनी रहती है, तो उतना शुरुआत से प्रक्रिया को शुरू नहीं करना पड़ता। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। अब इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। ये देखिए, प्राथमिक वो जो मैंने अभी बताया, अनिवार्य रूप से निर्जीव क्षेत्रों में ये होता है, जैसे लावा प्रवाह हो गया, नवगठित रेत के टिल्ले हैं या ग्लेशियर पीछे हट गया, इस तरह के क्षेत्रों में जब सक्सेशन हो तो वो क्या होगा? प्राइमरी, क्योंकि बिल्कुल नए क्षेत्र हैं। सेकेंडरी सक्सेशन उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से मौजूद जैविक समुदाय समाप्त हो गए होते हैं या फिर जो है किसी तरह की उसमें व्यवधान हो गया, तो उसके चलते जो है इस तरह का सक्सेशन शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सभी जीव और पोषक तत्वों को समाप्त नहीं करता, तो कुछ ना कुछ ऑलरेडी होता है वहां पर, तो ये सक्सेशन कंपैरेटिवली जल्दी समाप्त होता है। अब इसमें भी बड़ी सारी इनकी कैटेगरीज हैं, ये जरा देखिए, सिर्फ नाम और अर्थ तक सीमित रहना है, इससे ज्यादा डिटेल में जाकर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला है स्वपोषी अनुक्रमण। बेसिकली इस तरह के सक्सेशन को कहा जाता है जिसमें लंबे समय तक जो स्वपोषी होते हैं या जो उत्पादक होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया करते हैं वो उत्पादक हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी सक्सेशन। दूसरा होता है अन्यत्र जनिक सक्सेशन। अब अन्यत्र जनिक सक्सेशन नाम ही बता रहा है, अन्यत्र जनिक अनुक्रमण में उपस्थित समुदाय का प्रतिस्थापन वृहद रूप से बाह्य परिस्थितियों के द्वारा होता है, न कि उपस्थित जीवों के द्वारा। अब वहां पर उपस्थित नहीं, बाहर से कुछ प्रजातियां आ जाएं और वहां पर जो जैविक समुदाय था उसको रिप्लेस कर दें, तो उसके लिए टर्म यूज होती है अन्यत्र जनिक, जैसा कि नाम ही बता रहा है। थर्ड टर्म है स्वगत अनुक्रमण। अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। इसमें क्या है देखिए, स्वगत अनुक्रमण अनुक्रमण के उस प्रकार को संदर्भित करता है जब समुदाय स्वयं पर्यावरण के साथ अपनी अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपने स्वयं के वातावरण को संशोधित करता है। यानी कि एक जैविक समुदाय है, अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और खुद ही अंतःक्रिया करके अपने पर्यावरण को ऐसा बना देता है कि इस प्रकार नए समुदाय द्वारा खुद को ही रिप्लेस, ऐसी कंडीशन अपने पर्यावरण में बना देता है कि वो दूसरे समुदाय के लिए, दूसरी प्रजातियों के लिए ज्यादा अच्छी हैं, खुद के ज्यादा रहने के लायक ही नहीं बचती हैं। तो अपनी ही इस तरह की गतिविधियों के द्वारा जब जैविक समुदाय द्वारा अपने भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाया जाता है कि वो उसके लिए अच्छा ना हो बल्कि दूसरा जैविक समुदाय उसे रिप्लेस कर दे, तो उसके लिए टर्म यूज होती है स्वगत अनुक्रमण। और ये जलारंभी और शुष्कतारंभी कुछ नहीं, अगर आर्द्र वाले जो स्थल हैं वहां पर सक्सेशन शुरू हो तो उसके लिए टर्म यूज होती है जलारंभी, और जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें ये अनुक्रमण स्टार्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? शुष्कतारंभी। ठीक है, तो आर्द्र और जलीय दशाओं के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। द्वितीय अनुक्रमण झूम खेती कह सकते हैं क्या? टू सम एक्सटेंट, लेकिन आप देखोगे कि वो छोटे से एरिया पर ही होता है, समझ, उसके आसपास तो पूरा वेजिटेशन सब होता है तो उसको कवर करने में उतना टाइम नहीं लगता, तो आई थिंक कि फुल फ्लैज उसे सक्सेशन में नहीं ला सकते हैं। आप देखोगे पूरा वन क्षेत्र है, बीच में आपने छोटा सा एक पैच साफ कर लिया, आसपास तो पूरी वनस्पति है, वो आ ही जाएगी। सक्सेशन टर्म इन जनरल तब यूज होती है जब बड़े एरिया में जो इकोसिस्टम है वो इफेक्ट हो गया हो। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर झूम खेती है तो क्या वो सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल होगा? यस मैम, नो मैम, ये तो 50-50 हो गया, लाइफ लाइन लेनी पड़ेगी। मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। हाँ, क्योंकि वो पूरे पारितंत्र को इफेक्ट नहीं कर रहा, और दूसरा क्या है कि वहां देखो जिस क्षेत्र में आपने एक जगह से थोड़ी घास साफ कर दी है ना, तो 2-4 पौधे निकाल दिए, वहां पर आसपास तो सारे कहीं वेजिटेशन है ही ना, आप देखोगे वो बहुत ही जल्दी उसे कवर कर लेगी।
हाँ, तो वही छोटे अकाउंट बिल्कुल उसके, देखो आप अगर बिल्कुल एक छोटे से भूमि स्थल के संदर्भ में देखोगे तो मोटा मोटा वही हो रहा है, लेकिन जब सक्सेशन का हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो बड़े पारितंत्र के संदर्भ में पढ़ते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, इस आधार पर क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था, मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती जिसमें मैं 100% श्योर ना हूं, तो आप लोग थोड़ा वेट करेंगे। मैम हाँ 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 हाँ, तो फिर वो क्या है कि जैसा कि इन्होंने बताया था कि अगर फिर हम छोटे बड़े या उससे बड़े के आधार पर देखें तो फिर वो आ सकता है एक छोटे से क्षेत्र में, बट मोटा मोटा जब हम इसे पढ़ते हैं तो किसके संदर्भ में पढ़ते हैं, बड़े पारितंत्र के संदर्भ में पढ़ते हैं। बाकी मैं और आपको क्लियर करके बता दूंगी। हाँ मैम ये क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखिए, फिर हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद और क्वेश्चंस। जो प्रवाल विरंजन से जो चट्टानें बनती हैं जैसे कि लक्षद्वीप टाइप का, तो सर मैम वो किस में आएगा सक्सेशन में? प्रवाल विरंजन से जो जैसे कि कोई लाइक मूंगा वगैरह से जो चट्टानें बनती हैं वो किस सक्सेशन में आएगा? मूंगा चट्टाने, जैसे कि लक्षद्वीप जो बना है वो माना जाता है कि वो कुछ प्रवाल विरंजन के कारण जो चट्टानें बनती हाँ, तो है, वहां पर प्रवाल जो था कोरल मूंगा चट्टाने थी, उस पर नया पूरा जैविक समुदाय बना, तो वो प्राइमरी सक्सेशन के तहत आएगा। अब अगर मान लीजिए वहां पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई और जो पूरा जैविक समुदाय था वो नष्ट हो गया है, फिर जो अगर नया कुछ जैविक समुदाय आएगा बनेगा, फिर से जो प्रक्रिया शुरू होगी वो सेकेंडरी सक्सेशन में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए क्यों नहीं होगा? एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, क्योंकि ये अधूरी स्टेटमेंट है। सिर्फ एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करना नहीं, बल्कि अपने पर्यावरण के साथ भी जब आपकी अंतःक्रिया चलती है, तो समुदाय और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, वो क्या है? पारितंत्र। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ए आंसर लगाया था। चलिए, खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में ये क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो खाद्य श्रृंखला में यही होता है ना, यही बताया था। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, ऐसा है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती। क्या हम खाद्य श्रृंखला में संख्या काउंट करते हैं? तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में, इसका सिंपल सा अर्थ है कि जीव द्वारा ग्रहण किए गई हैबिटेट या आवास का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इकोलॉजिकल कर्मता या निकेत, जो भी टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ आवास की बात करते तो फिर आवास होता, इकोसिस्टम तो ये, इकोटोन तो ये बता ही नहीं रहा है। क्योंकि यही समझाया था। हैबिटेट क्या है? जब किसी भी प्रजाति के हम आवास की बात करते हैं तो वो क्या है? हैबिटेट है। और निकेत क्या होता है? आवास के साथ साथ जब हम उसका जो फंक्शनल कार्यात्मक भूमिका है ना, कि वो किसका भोजन कर रहे हैं, अपघटन है तो किसका अपघटन कर रहे हैं, प्रजनन संबंधी जो भी उनकी विशेषताएं हैं, तो ये जो सारी भूमिका है, इसको हम देखें तो हम किसकी बात करते हैं? निकेत की बात करते हैं। तो यही तो कह रहा है कि सिर्फ उनका स्थान ही नहीं, बल्कि समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका। तो कार्यात्मक भूमिका के लिए जो टर्म थी वो क्या थी? पारिस्थितिक कर्मता या निकेत। हाँ, प्रोफेशन बताएं तो हम पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में कौन सा सही है? सबसे ऊपर हमने क्या देखा था? एस्चुरीज वगैरह, और इसी में मैंग्रोव मिलते हैं हमें। ठीक है, इसके बाद क्या था? घास तल था, फिर झील था, और फिर क्या था? महासागर। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसमें से इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए 8 to 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जैव भू रसायन चक्र,
कुछ समय पहले आपको बताया था क्या होता है, चलिए अभी आप लोग बताएंगे क्या है जैव भू रसायन चक्र। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। होता है क्या है वायुमंडल पर रसायन जो रसायन है वो चक्र के पूरा होता है जी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एक प्रकार जो है एक जो घटकों का चक्र चलता है। बिल्कुल ठीक है, सही बताया। एग्जाम्पल बेसिकली आपने बताया। जैव भू रसायन चक्र क्या है, आप देखो कोई पारितंत्र में जो सजीव हैं और जो पर्यावरण है ना, उसके बीच भौतिक जो बेसिकली तत्व हैं उनका या पोषक तत्व जो है उनका चक्रण चलता रहता है। इसी को हम जैव भू रसायन चक्र या पोषक तत्वों के चक्रण के नाम से जानते हैं। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो गैसीय और दूसरा अवसादी। अब ये किस आधार पर कैटेगराइज किया जाता है, आप देखोगे जिनके लिए मुख्य भंडार वायुमंडल है वो क्या कहलाते हैं, गैसीय तरह के गैसीय तरह के जो है जैव भू रसायन चक्र, जिसमें क्या हो गया ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। और जिनका भंडार जो है चट्टाने हैं या अवसादी है उनको हम क्या कहते हैं, अवसादी तरह के जैव भू रसायन चक्र। जैसे कि सल्फर और फास्फोरस का जो प्राइम स्रोत है वो क्या है, चट्टाने हैं, वहां से मिलता है, इसलिए इनको अवसादी या तलछट्टी प्रकार के जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। अब सबसे सिंपल कार्बन चक्र हम सभी पढ़ते हैं, बताने की आवश्यकता है क्या होता है कार्बन चक्र में, एक बार ब्रीफली बता दीजिए, आप ही लोग बताइए कार्बन चक्र कैसे चलता है। सबसे पहले लेवल पर क्या होता है, कार्बन स्थिरीकरण कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीव हैं उनके द्वारा। अच्छा, क्या ये एकमात्र स्रोत है जिससे कि CO2 फिक्स होती है, इसके अलावा और कहां कहां से CO2 आती है, स्थिर करना। फर्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर किया जा रहा है। तो सबसे पहले उत्पादक ये काम करते हैं, उत्पादक क्या करते हैं, CO2 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा महासागर भी हैं, ठीक है, तो चलिए ठीक है, महासागर में CO2 विलय होती है, ठीक है, तो वो CO2 को विलय अपने अंदर कर लेते, बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को महासागरीय जो जल है वो अपने अंदर स्थिर करके रखते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फर्स्ट लेवल पर हो गया कि चलिए ठीक है कार्बन स्थिर हो गया, अगले लेवल पर फिर क्या होता है, इन पादपों का जो इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, उपभोक्ता हो गए, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा इस कार्बन का इस्तेमाल कर लिया गया। श्वसन इत्यादि की प्रक्रिया में क्या करते हैं जीव, कार्बन डाइऑक्साइड को हम निर्मुक्त करते हैं ना, है ना, तो ये वायुमंडल में पहुंच गई। इसके अलावा सिर्फ श्वसन ही नहीं, अपघटक जो होते हैं अपघटन करते हैं, तो जो कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन करते हैं, तो जो कार्बन है उसको वायुमंडल में निर्मुक्त कर देते हैं। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से जो है कार्बन कहाँ पर आ गया, वायुमंडल में आ गया। तो ये सिंपल है कार्बन चक्र, आपको समझ में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे कार्बन स्थिर होती है और कैसे श्वसन तरह की, अपघटन तरह की जो गतिविधियां हैं। इतना ही नहीं, जो जीवाश्म ईंधन का दहन वाली जो घटनाएं हैं उनके चलते भी फिर से कार्बन कहाँ आ जा रही है, वायुमंडल में आ जा रही है। तो इस तरह से कार्बन स्थिर होती रहती है और वायुमंडल तक पहुंचती रहती है। फिर जब ये होता रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इतना बड़ा जो है टेंशन कैसे बन गई। वैसे तो ज्योग्राफी पढ़ी है, जो गैसेस हैं उसमें कितना % कार्बन डाइऑक्साइड की हिस्सेदारी है, 0.03% के आसपास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि धीरे धीरे ये जो कार्बन है ये बढ़ता जा रहा है, और दूसरा जहां होना चाहिए स्थिर अवस्था में ना रहकर जो है वायुमंडल में निर्मुक्त अधिक हो रहा है, तो जिसके चलते सारे कंसर्न बन रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले यही सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रवेश करता है, फिर उत्पादक उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, फिर श्वसन अपघटक जो हैं कैसे उसे वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं, और जीवाश्म ईंधनों के दहन के दौरान भी कार्बन का पुनर्चक्रण होता है। तो आप देख रहे हो कि कार्बन एक पोषक तत्व कैसे
जीवों में आया, ठीक है, फिर से पर्यावरण में चला गया, फिर जीवों तक पहुंचता है। तो ये एक पोषक तत्व है जिसका चक्रण चल रहा है, तो इसी को हम पोषक तत्वों का चक्रण कहते हैं, और इसमें कार्बन इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप देखोगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है? ठीक है, इसमें आप देखोगे जीवों की एक लिस्ट भी दी गई है, आई थिंक, जस्ट अ मिनट, ये जरूर पढ़ लेना। ये एक्चुअली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार यूपीएससी ने पूछा है, कुछ ऑप्शन दिए और पूछा इनमें से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ फेमस है, जैसे नोस्टॉक एक है, एजिटोबैक्टर है जो काफी फेमस है, एनाबिना है जो काफी फेमस है, राइजोबियम आप देखोगे दाल जो है उनकी ग्रंथियों में पाया जाता है ना। तो ये सारे हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है? सबसे पहले क्या होता है, क्या नाइट्रोजन मृदा में उपलब्ध होती है? नहीं, नाइट्रोजन आणविक रूप से हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है। तो उसको इस्तेमाल लायक कैसे बनाया जाता है कि ताकि पादपों के द्वारा या जो स्वपोषी हैं उनके द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले किसको, नाइट्रोजन को किस में बदला जाता है? अमोनिया, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनीकरण की प्रक्रिया। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि अमोनीकरण की प्रक्रिया तो किस में बदलना, अलग अलग स्टेटमेंट दी जा सकती हैं, ठीक है। अमोनिया में बदल गया, इसके बाद होता है नाइट्रिफिकेशन। अब अमोनिया के बाद, जो अमोनिया बनने के बाद नाइट्रेट में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर से जो नाइट्रेट था वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, उसके लिए टर्म यूज होती है विनाइट्रिफिकेशन। तो ये अलग अलग चरण हैं जिसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है उत्पादकों के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में अगले स्तरों पर वो पहुंच रहा है, और अंत में फिर जो है, जो नाइट्रोजन को हमने यूज किया नाइट्रेट की फॉर्म में, उसे फिर से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलकर रिलीज कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को, लास्ट वाला जो स्टेप है उसे विनाइट्रीकरण। तो सबसे पहले अमोनीकरण, दूसरा स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, और तीसरा स्टेप है विनाइट्रीकरण। और जो फेमस मैंने इसमें बताए, जो एजिटोबैक्टर, एनाबिना, आप लिख लीजिए कुछ का नाम, एजिटोबैक्टर, अगर इसमें नहीं है तो लिस्ट में, एजिटोबैक्टर, एनाबिना, ओलोसीरा, नोस्टॉक, एनाबिना, नोस्टॉक, अजेटोबैक्टर, अजेटोबैक्टर, अब नाइट्रोजन साइकिल को लेकर भी कुछ कंसर्न है। क्या कंसर्न है? मृदा में नाइट्रोजन हॉटस्पॉट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं नाइट्रोजन हॉटस्पॉट? क्योंकि आर्टिफिशियल वे से नाइट्रोजन मृदा तक पहुंचा रहे हैं, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, ठीक है। शैवाल प्रपुष्ठन भी इससे जुड़ा हुआ है ना। जब अचानक से एल्गी ब्लूम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, शैवाल प्रपुष्ठन। कैसे? क्योंकि कृषि सब में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह के पोषक तत्व यूज हो रहे हैं, जब वो जल निकाय तक पहुंच जाते हैं तो प्रक्रिया आपको पता है सुपोषण कहलाती है, यूट्रोफिकेशन, जिससे एल्गल ब्लूम होता है। इसके अलावा एसिड रेन किसके चलते होती है? किसके चलते? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एसिड रेन का कारण भी बनता है। तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए भी कुछ कंसर्न है। ये जो लिस्ट है इसमें भी कुछ दिए हुए हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लेंगे। जल चक्र सबसे सिंपल है। जल चक्र में क्या होता है, फटाफट बताएंगे। महासागरों से जल का वाष्पन हो रहा है, वनस्पति के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से जल वायुमंडल तक पहुंच रहा है, संघनित होता है जल, है ना, और वर्षण के रूप में फिर से नीचे आ जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि कैसे जीव, उससे फिर वायुमंडल, और फिर से जो है वो जीवों के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये चक्र चलता रहता है।
तो सिंपली यहीं पर कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। महासागरों, नदियों, झीलों और वाष्पोत्सर्जन करने वाले पादपों से जल का वाष्पीकरण वाष्प के रूप में जल को वायुमंडल में पहुंचाता है। तत्पश्चात यह वाष्पीकृत जल ठंडा और संघनित होता है, मेघ का निर्माण होता है और अंततः जो है वो वर्षा या हिमपात के रूप में वापस धरातल पर लौट आता है। तो आप देख रहे हो कैसे वनस्पति जैविक समुदाय से वायुमंडल और फिर से धरातल तक पहुंच गया। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन कहां से आ रही है, क्या दिखाया गया है, पादप समुदाय, ठीक है। इसके अलावा जलीय निकाय में पलवक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जिनको बोलते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया से भी कुछ मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है। तो ये सारे ही स्रोत हैं जिनसे ऑक्सीजन निकलती है। इसके बाद अगले चरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जैविक समुदाय के द्वारा होता है, दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये साइकिल भी निरंतर चलता रहता है। फिर से इधर आप देखोगे कि फाइटोप्लैंक्टन और जो पादप पौधे इत्यादि हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फिर से इस्तेमाल कर ली जाती है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन साइकिल, जल साइकिल और कार्बन साइकिल कंपैरेटिवली ये इजी है समझने में। जी, एक्चुअली ज्वालामुखी की अब लिस्ट है कि उसमें बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, उसमें CO2 भी होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस भी होती है, तो उसमें निकलती है बस। किसमें, ज्वालामुखी जब फूटती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, बट लेकिन उसकी जो पूरी लिस्ट दी गई है उसमें है कि उसमें जो थोड़ी बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत प्रोमिनेंटली नहीं, लेकिन ऑक्सीजन गैस भी वहां से रिलीज होती है। अगला है अवसादी। अवसादी में कौन सा है, सबसे पहले है सल्फर चक्र। सल्फर चक्र कैसे काम करता है, सल्फर जीवों के शरीर में क्या बनाता है, अमीनो अम्ल बनाता है, ठीक है। ये चक्र कैसे काम करता है, देखिए सल्फर की कुछ मात्रा वायुमंडल में भी होती है और अधिकांश मात्रा लेकिन हमें कहाँ मिलती है, चट्टानों में मिलती है। अब वायुमंडल तक ये कैसे पहुंचा, ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से या जो जीवाश्म ईंधनों का दहन हो रहा है उनसे सल्फर वायुमंडल तक पहुंच रहा है। दूसरा, जो चट्टानों में सल्फर मिलता है वो क्या है कि बहुत से जैविक पदार्थ या कवक इत्यादि के द्वारा चट्टानों का अपक्षय किया जाता है और उसके बाद वो सल्फर वहां से रिलीज होता है। अब मृदा तक पहुंच गया। दूसरा था वायुमंडल में, मैंने बताया जीवाश्म ईंधन दहन से, वाष्पोत्सर्जन से सल्फर वायुमंडल में है, वर्षा के साथ वो भी नीचे आ गया। तो जो चट्टानों में टैप था और वर्षा के माध्यम से नीचे कहाँ पहुंच गया, भूमि पर पहुंच गया। तो फिर पादप जो है अपने विकास हेतु इस सल्फर को अवशोषित कर लेते हैं, जो जीवों के शरीर तक पहुंच जाता है और जीवों की जो शारीरिक उत्सर्जन क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से फिर से वो निर्मुक्त हो जाता है। तो इस तरह पूरा सल्फर का चक्र चलता रहता है। यही सारी चीजें आप देखोगे, अमीनो अम्ल का घटक होता है, कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और लास्ट है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस का स्रोत क्या है, कहाँ मिलता है फास्फोरस, चट्टानों में मिलता है। कैसे इसका चक्र, इसके चक्रण में सबसे इंपॉर्टेंट है अपक्षय की प्रक्रिया। अपक्षय की प्रक्रिया होती है तो उससे जो है फास्फोरस रिलीज होता है। आप ये देखिए शैलों में होता है जिसमें फास्फोरस चक्र आरंभ होता है। जब वर्षा होती है तो इन शैलों से फास्फोट अलग हो जाते हैं अपक्षय के माध्यम से और बहकर मृदा और जल तक पहुंच गया। पादप मृदा से फास्फेट आयनों को ग्रहण कर लेते हैं। तत्पश्चात जब शाकाहारी जंतु पादपों को खाते हैं तथा मांसाहारी जंतु पादपों या शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं तो वो उन तक स्थानांतरित हो जाता है। उपभोग के माध्यम से जंतु उत्तकों द्वारा अवशोषित फास्फेट्स अंततः मल मूत्र के उत्सर्जन के द्वारा, साथ ही पादपों और जंतुओं की मृत्यु के पश्चात उनके अपघटन के द्वारा फाइनली निर्मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से पूरा चक्र चलता है। एक जीव है जिसको हम बहुत ही बेसिक सा बहुत बार पढ़ते हैं, जो फास्फेट पौधे अच्छे से अवशोषित कर पाए, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखिए माइकोराइजा। कवक है ये।
ये कवक है जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, और इसके माध्यम से पौधे पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से अच्छे से अवशोषित कर पाते हैं और उन पोषक तत्वों में प्रमुख है फास्फोरस। माइकोराइजिया ये एक कवक है, ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है और इसकी जो भूमिका है पौधों के लिए वो ये है कि इस कवक के माध्यम से पौधे इजीली फास्फोरस को अवशोषित कर पाते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है ना इनकी भूमिका क्या है, अलग अलग नाम, क्योंकि मुख्यतः प्रश्न ये जो सूक्ष्म जीव हैं इन्हीं पर आधारित पूछे जाते हैं। प्रक्रियाओं पर कंपैरेटिवली अब कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जितने नाम से आप फेमिलियर हो पाए, पता हो कि इसका क्या फंक्शन है, उतना ही अच्छा है। एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में ये हेल्पफुल रहेंगे। पारितंत्र सेवाएं क्या होती हैं? पारितंत्र से जो हमें सेवाएं मिले वो क्या है? पारितंत्र सेवाएं। तो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं लोगों को पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त होने वाले लाभ हैं, जिनको हम पारिस्थितिक सेवाएं कहते हैं, ठीक है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है स्लाइड आप पढ़ लेंगे, ये देखिए, ये है पारितंत्र सेवाएं और बार बार प्रश्न पूछा जाता है इनमें से ऑप्शन देखकर कि ये प्रावधान सेवाएं हैं, ये विनियामक सेवाएं हैं, ये सांस्कृतिक सेवाएं हैं, ये सहायक सेवाएं हैं। ऑप्शन दिए जाते हैं ना बना बनाकर। तो डिफरेंस क्या है? अलग अलग तरह की पारितंत्र सेवाएं मिलती है, उसमें प्रावधान सेवाएं क्या है या प्रोविजनिंग सर्विसेज क्या है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। इसका सीधा सा अर्थ है जो सीधे प्रोडक्ट हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं या जो डायरेक्ट लाभ हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है वो किसमें शामिल होता है? प्रावधान सेवाओं में। जैसे कि खाने का भोज्य पदार्थ हमें मिल रहे हैं, खाद्य पदार्थ, स्वच्छ जल मिल रहा है, सजावटी वस्तुएं मिल रही हैं, लकड़ी, रेशे, चिकित्सकीय उत्पाद, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? पारितंत्र से मिल रही है। तो जो डायरेक्ट हमें पारितंत्र से मिलता है प्रत्यक्ष लाभ, उसको हम किस में रखते हैं? प्रावधान सेवाओं में। तो अगर प्रावधान सेवाएं प्रत्यक्ष लाभ है तो विनियामक सेवाएं क्या है? बताएगा कोई? प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाने वाला विनियामक जो होता है, बिल्कुल, जो आपस में जो अंतःक्रिया करते हैं उनसे आप देखोगे पारितंत्र विनियमन का काम भी करता है, सिर्फ प्रत्यक्ष लाभ ही नहीं देता बल्कि चीजों को रेगुलेट भी करता है। जैसे जलवायु संबंधी विनियमन, जलवायु को ज्यादा खराब होने से रोकना, बाढ़ की रोकथाम, अपरदन, कीट संबंधी नियंत्रण, परागण, बीज का प्रसार, रोग विनियमन। ये कैसे होता है? कोई एग्जाम्पल देगा? कि तो चलो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है। बिल्कुल, उससे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रदूषित पदार्थ पहुंच गए, ऊपर लेयर में चले गए तो उससे शुद्ध हवा हमें मिल पाती है। मैंग्रोव आपने बहुत अच्छा बताया है, जो वृक्ष इत्यादि हैं वो अपनी जड़ों में मृदा को बांध के रखते हैं तो वो अपरदन को रोक पाते हैं। इसके अलावा अपघटक हैं जो कूड़ा कचरा या अपशिष्ट को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अपघटित कर देते हैं। इस तरह की जो सारी सर्विसेज, बाढ़ की रोकथाम कैसे होती है? मैंग्रोव इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैंग्रोव आप देखोगे लहरों की गति को कम कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह की जो रेगुलेशन वाली सर्विसेज हमें पारितंत्र से मिलती है वो क्या होंगी? विनियामक सेवाएं। सांस्कृतिक सेवाएं बिल्कुल क्लियर है कि शैक्षणिक लाभ मिलता है, मनोविनोद मिलता है, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, तनाव से राहत, बागवानी, सब जो है सांस्कृतिक वैल्यू के तहत आता है। जो भी कल्चरल वैल्यू हमें मिल रही है, जो है सांस्कृतिक सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, वो है सांस्कृतिक सेवाएं। इसमें कोई ज्यादा एंटरटेनमेंट। सहायक सेवाएं क्या होती हैं? देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, फटाफट बताइए क्या है सहायक सेवाएं। सी एंड पारितंत्र
मनुष्य को बहुत सारे लाभ दे रहा है, प्रत्यक्ष भी लाभ मिल रहे हैं, रेगुलेशन सर्विसेज भी मिल रही है, कल्चरल सर्विस भी मिलती है, लेकिन पारितंत्र जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए जिन सर्विसेज का यूज करता है उनके लिए टर्म यूज होती है सहायक सेवाएं। अन्य सभी पारितंत्र सेवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सेवाएं कि जिससे पारितंत्र भी सही बना रहे, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण जिसके माध्यम से जो है उत्पादन होता है। इसके अलावा पोषक तत्वों का चक्रण, जैसे अभी हमने देखा पोषक तत्व सजीव से पर्यावरण, पर्यावरण से सजीव, इस तरह से गतिमान रहते हैं, तभी तो पारितंत्र काम कर पा रहा है। तो वो सारी सर्विसेज जो पारितंत्र खुद के बने रहने के लिए इस्तेमाल में लाता है उन्हें हम सहायक सेवाओं के नाम से जानते हैं। तो सिंपल इनका क्लासिफिकेशन है। जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो प्रोविजनिंग है, ठीक है। इसके अलावा जो रेगुलेशन सर्विस है वो विनियमन के तहत आएंगी, सांस्कृतिक जो लाभ है वो सांस्कृतिक सेवाओं के तहत आएगा, और जो आप देखोगे पारितंत्र खुद को सस्टेन करने के लिए जिन सर्विसेज का यूज करता है उनको हम कहते हैं सहायक सेवाएं, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, पोषक तत्वों का चक्रण हो गया, मृदा का निर्माण हो गया। इस तरह की जो चीजें हैं वो एग्जाम्पल है कि जिनके माध्यम से पारितंत्र खुद को सस्टेनेबल अवस्था में रखता है। अब ये विनियमन कैसे है, जस्ट ए मिनट। कीट है, आप देखोगे कीट क्या करते हैं, कण उठाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए, उनसे जो है आगे जीवों का विकास संभव हो पाता है। तो ये एक रेगुलेटरी सर्विसेज होगी ना जो पारितंत्र देता है, और कीट जीव सभी पारितंत्र का हिस्सा है ना। परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना कीट, कि वहां से आप उठाकर चले दूसरे स्थान पर छोड़ दिया, उसी से संभव हो पाता है कुछ जीवों के बीच जनन क्रियाएं। तो इसलिए कीट संबंधी नियंत्रण या जो परागण है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, कीट संबंधी नियंत्रण की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आप देखोगे कि पारितंत्र में ही कुछ कीट ऐसे होते हैं जो दूसरों का भक्षण कर लेते हैं, नेचुरल वे से उनकी संख्या को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो स्पेसिफिकली कीट संबंधी नियंत्रण में। जैसे कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसान मैत्री कीट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फसलों को जो हानि पहुंचाने वाले दूसरे कीट है वो उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये है कीट संबंधी नियंत्रण। तो ये है रेगुलेटरी तरह की सर्विस। अब ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट है। ये है प्राकृतिक पूंजी। प्राकृतिक पूंजी किसे कहेंगे? मनुष्य को जो मूल्यवान वस्तुएं सेवाएं प्रकृति से मिल रही हैं, वन, खाद्यान्न, स्वच्छ वायु, जल, सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी कहलाती है। अब चूंकि मनुष्य ने बहुत ज्यादा प्राकृतिक पूंजी का दोहन किया तो फिर प्राकृतिक पूंजी लेखांकन भी हमारे लिए जरूरी हो गया। तो ये जो लेखांकन है सारे आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इनमें ध्यान ये देना है कि कौन सा जो है रिपोर्ट है या कोई भी व्यवस्था है तो किसके द्वारा चलाई जा रही है। जैसे नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस किसके द्वारा, शुरुआत किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जैव विविधता सम्मेलन के सचिवालय और यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया। फंड कौन दे रहा है? यूरोपीय संघ दे रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र पर जो है नॉलेज डेवलप की जा सके। और आप देखोगे कि इसमें 5 भागीदार देश और भी हैं जिसमें ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका है। तो जो मेन इंस्टीट्यूशन क्या है जो किसी भी एक इनिशिएटिव के पीछे है, उसका पर्पज क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इससे ज़्यादा आप लोग रिटेन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पर चलते रहते हैं। पर्यावरण और जैव विविधता का अर्थशास्त्र, द इकोनॉमी ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसे TEEB के नाम से भी जाना जाता है। ये किसकी पहल है? UNEP। मेजर फोकस क्या है? कि प्रकृति के मूल्यों को हम दृश्यमान बना सके। प्रकृति बहुत वैल्यूबल है लेकिन वास्तव में हम उसकी वैल्यू को देख नहीं पाते हैं। तो इस एजेंडा के साथ ये कोशिश शुरू की गई। अब इसके 3 सिद्धांत है, सिर्फ इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। 3 सिद्धांत क्या है? एक तो सबसे पहला है कि पारिस्थितिक तंत्र के मूल्य संबंधी मान्यताएं कभी संरक्षण और धारणीय उपयोग सुनिश्चित करती है। कि सबसे पहले तो मूल्य संबंधी अवधारणाओं पर हम फोकस करें। जब हमें ये पता चलेगा ना कि नेचर की भी वैल्यू है तब उसका संरक्षण और संधारणीय ढंग से इस्तेमाल हो पाएगा। दूसरा क्या है?
मूल्य का आर्थिक संदर्भों में प्रदर्शन, कि कुछ भी व्यवसाय काम कर रहे हैं, लेन देन हो रहा है, तो उससे प्रकृति को कितनी क्षति पहुंच रही है, उसका क्या मूल्य है। और तीसरा, मूल्य अभिग्रहण में उन तंत्रों को शामिल करना कि जब भी हम वैल्यू की बात करें तो देखिए कि नीति निर्माण के स्तर पर हम क्या कर रहे हैं। जैसे ऐसी सब्सिडी को हम हटाएं जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, ऐसे इंसेंटिव प्रोत्साहन दे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो अगर तीनों स्तर पर हम काम कर रहे हैं तो ये 3 सिद्धांत हैं जो TEE, क्या था पूरा टर्म, हाँ, उससे जुड़ा हुआ है। एक और रिपोर्ट है ये TPBES, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच। तो ये एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। अब इसमें देख लेना, अभी तक का सबसे व्यापक ये वैज्ञानिक आंकलन है, किसके बारे में, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के संदर्भ में। तो ये जो QRM था इसमें यही सारी चीजें थी, जो रिपोर्ट्स थी इनको, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एक बार मेन किसके द्वारा वो रिपोर्ट या वो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, क्या उसका बेसिक पर्पज है, ठीक है, और स्पेसिफिकली कहाँ इंडिया का कोई लिंक है, उन चीजों को आप और फोकस के साथ देखेंगे। सेकंड QRM शुरू कर सकते हैं क्या, कुछ 10 to 15 मिनट, सिर्फ 10 to 15 मिनट जी। हेलो डेमोक्रेसी कई बार बड़ी हानिकारक हो जाती है। किसी भी पारिस्थितिकी जो क्षेत्र होता है उसमें कोर क्षेत्र और कोर प्रजाति में क्या अंतर होता है, और कोर क्षेत्र में जब किसी परिवर्तन किया जाता है तो बहुत रिग्रेट परिवर्तन होता है, तो क्या कोर प्रजाति में भी वही क्षेत्र होता है? कोर क्षेत्र और कोर प्रजाति का कंसेप्ट जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग QRM में है, तो बायोडाइवर्सिटी के साथ मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अगले जो QRM आप देखोगे, मेन कंसेप्ट 2 ही QRM में है, एक तो ये जो था अभी हमने पढ़ा और एक बायोडाइवर्सिटी वाला। बाकी QRM में उतने सारे कंसेप्ट नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है, कुछ चीजें, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जिनको ध्यान में रखकर चलना है।